कभी जंगलों में भटकने वाला आदि मानव अब अग्नि के सामने बैठकर मंत्र जाप कर रहा था। जो कल तक बारिश, आंधी और जानवरों से डरता था, आज वही पूछता था, मैं कौन हूँ, बारिश क्यों आती है और क्या कोई शक्ति है जो इन सब पर नियंत्रण रखती है। इन्हीं सवालों के बीच आर्य पहुंचे भारत की धरती पर और शुरू हुआ वैदिक युग। सबसे बड़ा सवाल, आर्य कौन थे, कहां से आए थे, क्या जाति व्यवस्था की नींव यहीं पड़ी। इस डॉक्यूमेंट्री में आप देखेंगे कि वैदिक काल के लोगों का जीवन कैसा होता था और कैसे एक नई सभ्यता ने जन्म लिया। समय की शुरुआत होती है जब सिंधु घाटी के किनारे बसी हड़प्पा सिविलाइजेशन दुनिया की सबसे सुनियोजित और विकसित सभ्यताओं में गिनी जाती थी। चौड़ी सड़कों पर बसा हुआ शहर, ईंटों के मजबूत मकान, पक्की नालियां और जल निकासी की ऐसी व्यवस्था जो आज के शहरों को भी मात दे दे। लेकिन जैसे कोई महान एम्पायर धीरे धीरे टूटता है, वैसे ही इस महान सिविलाइजेशन के सूरज का ढलना शुरू हो गया था। चारों तरफ जो समृद्धि दिखती थी, वहां अब दरारें पड़ने लगी थीं। कभी अनाज के भंडार भरे रहते थे, लेकिन अब वो खाली रहने लगे। कुएं सूखने लगे, लोग अपने घरों को छोड़कर जाने लगे, व्यापार रुक गया और सिविलाइजेशन जो कल तक चमक रही थी अब बुझने लगी थी। पर ऐसा क्यों हुआ? क्या कोई भयंकर बाढ़ आई थी या फिर क्लाइमेट में कोई ऐसा परिवर्तन हुआ जिससे खेती ही खत्म हो गई? कुछ लोग कहते हैं कि सरस्वती नदी जो उस सभ्यता की जीवन रेखा थी, वो सूख गई। कारण चाहे जो भी रहे हों, एक महान युग का अंत हो रहा था। अब सवाल ये उठता है कि जब लगभग 1900 ईसा पूर्व के आसपास हड़प्पा सभ्यता का पतन होने लगा, तो उसके बाद भारत की धरती पर क्या हुआ? कौन लोग थे जिन्होंने इस भूमि को अगली दिशा दी? क्या वो नए लोग थे या हड़प्पा के बचे हुए वंशजों ने ही कुछ नया शुरू किया? लोग कहां चले गए? उन्होंने दोबारा कैसे बसना शुरू किया? आज से लगभग 4500 साल पहले की बात। तभी इतिहास के पर्दे पर प्रवेश होता है आर्यों का, जिनकी सिविलाइजेशन आगे चलकर वैदिक काल के नाम से जानी गई। तो आखिर सवाल उठता है कि आर्य कौन थे? आप हमेशा लोगों के बीच ये कहते सुनते होंगे कि हम लोग के पूर्वज आर्य थे। तो भाई, आर्य कोई रिलीजन नहीं था, ये एक भाषा बोलने वाले लोग थे जो बहुत साल पहले मध्य एशिया यानी भारत के बाहर से धीरे धीरे यहाँ आए। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि ये लोग बाहर से आए थे, तो कुछ कहते हैं कि ये यहीं के थे। इस पर विद्वानों में मतभेद है, लेकिन इनका आगमन भारतीय इतिहास की एक महत्वपूर्ण घटना थी। हड़प्पा की महान सभ्यता धीरे धीरे अपने अंतिम दौर में पहुंच चुकी थी। वो बड़े बड़े नगर जहां कभी हजारों लोग रहते थे, अब वीरान पड़े थे। नालियों में अब पानी नहीं बहता था, अनाज के भंडार खाली हो चुके थे और बाजारों में सन्नाटा था। सभ्यता की वो चमक जो एक जमाने में दुनिया को चौंका देती थी, अब मिट्टी में मिल रही थी। लेकिन जब एक कहानी खत्म होती है तो दूसरी वहीं से शुरू होती है। उस नई कहानी की शुरुआत हुई उत्तर की घास के मैदानों से, जहां आज हम ईरान, अफगानिस्तान और यूरेशिया के स्टेपी क्षेत्र देखते हैं। वहीं रहते थे कुछ घुमंतू लोग, मजबूत शरीर वाले, घोड़े पर सवार, रथ चलाने में निपुण, जिन्हें हम आज आर्य कहते हैं। ये खाना बदोश थे, एक जगह टिकते नहीं थे, कभी किसी झील के पास, कभी किसी मैदान में, और उनके पास था एक अनमोल खजाना, संस्कृत भाषा, ऋषि परंपरा और एक अनोखा विश्व दृष्टिकोण। अब सवाल ये है, आर्य आखिर आए क्यों? कई इतिहासकारों का मानना है कि स्टेपी यानी यूरेशिया के घास के मैदानों में अचानक मौसम बदलने लगा, घास सूखने लगी, बारिशें कम हो गईं और मवेशियों के लिए चारा भी खत्म होने लगा। अमेरिकन इतिहासकार डेविड डब्ल्यू एंथनी अपनी प्रसिद्ध किताब द हॉर्स, द व्हील एंड लैंग्वेज में लिखते हैं कि जब पेट खाली हो जाता है तो इंसान देवता हो या दस्यु, उसे चलना ही पड़ता है। यहीं से आरंभ हुआ आर्यों का प्रस्थान। रथों की गड़गड़ाहट, घोड़ों की टापें, यज्ञों के मंत्रों की गूंज और आंखों में बसी थी एक नई जमीन की तलाश। वो चल पड़े पूर्व की ओर। उनके साथ चल पड़ी भाषा, परंपरा और सोच की एक लहर जो आगे चलकर भारत की धरती पर वैदिक संस्कृति का बीज बन गई। एक ऐसी संस्कृति जिसकी गूंज आज भी हमारी जुबान, हमारी पूजा और हमारे त्योहारों में सुनाई देती है। पर भारत ही क्यों? क्योंकि उस समय भारत, विशेषकर पंजाब और हरियाणा वाला इलाका, नदियों से भरा हुआ था। जमीन उपजाऊ थी, घास के मैदान थे और जनसंख्या का दबाव कम था। यही वो चीजें थीं जो एक घुमंतू समाज को स्थायी जीवन में बदल सकती थी। जब आर्य भारत आए तो क्या यहाँ कोई नहीं था? था भाई, यहाँ पहले से लोग रहते थे। शायद वे हड़प्पा सभ्यता के बचे हुए लोग थे या फिर आदिवासी समूह जिनके नाम हमें वेदों में मिलते हैं। दास, दस्यु, निषाद। ये लोग खेती करते थे, जंगल में रहते थे, कुछ शिकार करते थे और उनके अपने देवता थे, अपनी मान्यताएं थीं। अब यहाँ जो सबसे अहम बात होती है वो ये कि आर्य जब आए तो ना तो पूरी तरह से लड़ाई हुई और ना ही वो सबको मारकर राजा बन बैठे, बल्कि धीरे धीरे मेल हुआ। कुछ जगहों पर संघर्ष हुआ, कुछ जगहों पर आर्य स्थानीय लोगों में घुलते चले गए, कुछ को अपने समाज में शामिल किया, कुछ को बाहर रखा और यहीं से वर्ण व्यवस्था की शुरुआत की नींव रखी गई। इसी के साथ आर्यों के आगमन ने भारत में 1500 ईसा पूर्व वैदिक काल की नींव रखी, जिसे आज हम वैदिक सिविलाइजेशन कहते हैं, जो 600 ईसा पूर्व तक चला। यहाँ जो भी जानकारी है वो हिस्टोरियंस द्वारा किए गए रिसर्च, आर्कियोलॉजी की खुदाई और वैदिक ग्रंथों जैसे ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद में जो लिखा गया है उसी का आधार है। अक्सर लोग ये सवाल पूछते हैं कि क्या ये सब किसी ने अपनी आंखों से देखा था? तो इसका जवाब यही है कि इतिहास सबूतों और ग्रंथों के आधार पर ही समझा जाता है। जब आर्य भारत में आए तो यहाँ की धरती सिर्फ एक ज्योग्राफिक टुकड़ा नहीं थी, ये थी भावनाओं से भरी एक दुनिया। पहाड़ों के पीछे बसे छोटे छोटे गांव, घने जंगलों के बीच रह रहे शिकारी और मैदानों में मेहनत से उपजे फसलें, सब कुछ बिखरा हुआ था, लेकिन एक अनकहा जुड़ाव था इन लोगों में। आर्यों के साथ आया एक नया सोच, एक नया समाज।
शुरुआत हुई परिवार से, लेकिन वो परिवार छोटे नहीं थे। एक ही दादी की कई पीढ़ियां एक साथ रहती थीं। इसे कहा गया कुल। हर कुल का मुखिया होता था, जिसे गृहपति कहा जाता। उसी के निर्णय पूरे कुल में मान्य होते। धीरे धीरे जब एक ही कुल से कई कुलों की शाखाएं बन गई तो वे मिलकर बन गए जन, यानी एक बड़ा समुदाय। जैसे भारत में भरत जन, पुरुजन, यदुजन आदि प्रमुख थे। और एक इस वैदिक काल की अनोखा विशेषता, गोत्र। गोत्र का अर्थ केवल वंश नहीं था, बल्कि ये थी पहचान रेखाएं खींचने का एक तरीका। जब किसी से पूछा जाता था कि आप कौन हैं, तो उत्तर मिलता हम वशिष्ठ गोत्र से हैं, हम भृगु गोत्र से हैं। यानी किसी एक ऋषि या पूर्वज से शुरू होकर पूरी पीढ़ी उसी गोत्र में चलती थी। और यही गोत्र एक अनोखा सोशल नियम भी बनाता था, विवाह के नियम। समान गोत्र में विवाह करना मना था। क्यों? क्योंकि इसे रक्त संबंध माना जाता था। यह नियम आज भी कई हिस्सों में जीवित है। लेकिन इस सबके बीच सवाल ये उठता है, क्या समाज इतना ही सीधा था? नहीं। हर जन के पास था एक राजा, लेकिन वो आज की तरह महलों वाला नहीं होता था। वो जन का रक्षक होता था। सभा और समिति उसके निर्णयों पर निगरानी रखती थी। कोई भी राजा निरंकुश नहीं हो सकता था। जन, कुल, गोत्र ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये एक इवॉल्विंग समाज की कहानी थी। और यही समाज भविष्य में बदलकर बना भारत का शक्तिशाली वैदिक समाज। लेकिन जरा सोचिए, जब सूरज डूबता था और वैदिक लोग अपने काम से लौटते थे, तो आखिर वो लौटते कहाँ थे? उनका घर कैसा था? क्या आलीशान महल थे? तो भाई नहीं। उस दौर में जिंदगी जमीन से जुड़ी थी। घर अक्सर लकड़ी या मिट्टी से बनी झोपड़ियां होती थीं। दीवारें कच्ची मिट्टी से लीपी जाती थीं और छतें सूखी घास और पत्तों से बनाई जाती थीं। कुछ घर गोल होते थे, कुछ चौकोर। ये इस बात पर निर्भर करता था कि वो किन क्षेत्रों में रहते थे। अब बात करें घर के अंदर की, तो वहां आपको मिलेगा एक छोटा सा चूल्हा, कुछ बर्तन, ज्यादातर मिट्टी के, और एक कोना अनाज रखने के लिए। भाई यहाँ हड़प्पा जैसा कोई बड़ा अनाज रखने के लिए गोदाम नहीं होता था, और ना ज्यादा सजावट थी, बल्कि बस जरूरत की सादगी भरी दुनिया। अब जरा रुको, क्या आपने कभी सोचा है कि इतने प्राचीन समय में लोग क्या पहनते होंगे? वैदिक लोग बहुत ही सरल वस्त्र पहनते थे, जिसका जिक्र हमें सामवेद ग्रंथ में मिल जाता है। पुरुष अक्सर एक लंबा वस्त्र कमर के नीचे लपेटते थे, जिसे परिधान कहा जाता था, और ऊपर ओढ़ने के लिए एक चादरनुमा वस्त्र होता था, जिसे उत्तरीय कहते थे। महिलाएं भी पुरुषों की तरह साड़ी जैसे कपड़े पहनती थीं, लेकिन उनका पहनने का तरीका बेहद अलग और आकर्षक होता था। वो अपने वस्त्रों को इस तरह लपेटती थीं कि उनकी डिग्निटी, कल्चर और फेमिनिटी तीनों एक साथ झलकते थे। कपड़े ऊन या सूती धागों से बनते थे, जिन्हें वे खुद ही तैयार करती थीं। और अब सबसे अहम सवाल, खाना क्या होता था? उस जमाने का भोजन बड़ा ही सादा, सात्विक और न्यूट्रिशन से भरपूर होता था। जौ और गेहूं उनके मुख्य अनाज थे, जिनका जिक्र ऋग्वेद में भी बार बार आता है, विशेष रूप से यव यानी जौ शब्द का। दूध, दही, घी और मक्खन को वे अत्यंत पवित्र और पौष्टिक मानते थे। इनका वर्णन यजुर्वेद और अथर्ववेद में भी मिलता है। शहद को औषधीय और दिव्य आहार माना गया है, जिसे कई मंत्रों में मधु के रूप में उल्लेख किया गया है। इसके अलावा खुदाई में मिले जले हुए अनाज के अवशेष और हवन कुंडों के पास दूध व घी के अंश इस बात का प्रमाण देते हैं कि वैदिक काल का आहार न केवल शुद्ध था, बल्कि वैज्ञानिक दृष्टि से भी संतुलित था। चावल का इस्तेमाल धीरे धीरे शुरू हुआ था, खासकर पूर्वी भारत में। मांसाहार भी कुछ लोग करते थे। घी और दूध को खास अहमियत दी जाती थी, क्योंकि ये न सिर्फ खाने के लिए बल्कि यज्ञों में आहुति देने के लिए भी जरूरी थे। और इतना ही नहीं, शराब का जिक्र भी मिलता है। सोमरस, एक रहस्यमयी पेय जिसे देवताओं को समर्पित किया जाता था। कुछ लोग मानते हैं कि ये कोई असली जड़ी बूटी से बना पेय था, तो कुछ इसे सिर्फ एक प्रतीकात्मक चीज मानते हैं। तो कुल मिलाकर वैदिक काल की आम जिंदगी एकदम जमीन से जुड़ी हुई थी, सादगी, परिश्रम और एक धार्मिक दृष्टिकोण से भरपूर। हमने यहाँ तक वैदिक लोगों की रहन सहन, खान पान की चर्चा कर ली है, तो अब सवाल उठता है कि वैदिक लोग क्या करते थे और कैसे अपनी जीविका चलाते थे। वैदिक काल के लोगों की आजीविका का सबसे बड़ा आधार था खेती और पशुपालन। उस जमाने में बैल और हल केवल खेती के औजार नहीं थे, बल्कि जीवन की धड़कन थे। जैसे आज कोई ट्रक या जेसीबी देखकर हम कहते हैं कि भाई ये तो भारी मशीन है, वैसे ही तब बैल और हल को देखकर किसान की ताकत का अंदाजा लगता था। गाय उस समय केवल एक जानवर नहीं थी, बल्कि धन का प्रतीक मानी जाती थी। लोग गायों की संख्या से किसी के धन का अनुमान लगाते थे। शादी में, यज्ञ में, दान में हर जगह गायों का उपयोग होता था। लेकिन खेती और पशुपालन ही सब कुछ नहीं था। उस समय समाज में अलग अलग काम करने वाले लोग थे। कोई किसान था जो हल चलाता था, कोई ग्वाला था जो गाय भैंस पालता था, कोई बढ़ई था जो लकड़ी से जीवन के उपकरण बनाता था, और कोई कुम्हार जो मिट्टी को आकार देता था। हाँ, वही मिट्टी के बर्तन जिनसे पानी ठंडा रहता था और खाना भी सुरक्षित। वैदिक काल में लोग नेचर के साथ जीते थे, तब धरती को मां मानते थे। शायद हमें उस सोच की ओर लौटना होगा जो कहती थी नेचर के साथ जियो, तभी जीवन बचेगा। लेकिन वैदिक काल की जिंदगी सिर्फ खेत खलिहान और बर्तन तक सीमित नहीं थी। जब सूरज ढलता था और गांव के लोग अपने अपने काम से लौटते थे, तब एक नया संसार जागता था। आग के चारों तरफ बैठा समाज, कोई ऋषि यानी उस समय के जंगलों में रहने वाला संत अपने अनुभव सुनाता, कोई बुजुर्ग वेद के मंत्र दोहराता, और बच्चे आंखें फाड़े मंत्रों की ताकत की कहानियां सुनते। ये केवल मनोरंजन नहीं था, यही था उनका शिक्षा तंत्र। स्कूल नहीं था, लेकिन ज्ञान की गंगा हर गांव में बहती थी। अक्सर हम सोचते हैं कि पुराने जमाने में महिलाएं सिर्फ घर की चार दीवारी तक सीमित थीं, लेकिन वैदिक काल की तस्वीर इससे बिल्कुल अलग थी। उस दौर में महिलाएं समाज का सक्रिय हिस्सा थीं। शिक्षा, रिलीजन और यहाँ तक कि युद्ध और पॉलिटिक्स में भी उनकी भागीदारी थी। ऋग्वेद, जो दुनिया के सबसे प्राचीन ग्रंथों में से एक है, उसमें कई महिलाओं का उल्लेख मिलता है।
लोपामुद्रा, अपाला, घोषा, विश्ववारा, ये सब ना सिर्फ ज्ञानी थी बल्कि कुछ ने मंत्र भी रचे थे। महिलाओं को विवाह में भी स्वतंत्रता थी, वे स्वयंवर करती थी, अपने लिए जीवन साथी चुनती थी। ये कोई कल्पना नहीं बल्कि हमारे ग्रंथों में वर्णित सत्य है। महाभारत की द्रौपदी और रामायण की सीता का स्वयंवर इस बात का प्रमाण है कि स्त्रियां अपने निर्णय स्वयं लेती थीं। वैदिक काल के एक और मजेदार प्रसंग मिलता है जब राजा जनक ने एक भव्य यज्ञ का आयोजन किया। वहां याज्ञवल्क्य के जैसे महानतम ऋषि भी उपस्थित थे, लेकिन उस सभा में गार्गीवाचक नवी नाम की एक महिला ऋषि ने याज्ञवल्क्य से आत्मा, भगवान और सृष्टि की उत्पत्ति जैसे गूढ़ विषयों पर ऐसे ऐसे प्रश्न पूछे कि वहां बैठे सारे मुनि, ब्राह्मण और राजा भी स्तब्ध रह गए। लेकिन समय के साथ जैसे जैसे उत्तर वैदिक काल आया, समाज में कर्मकांड और पितृसत्तात्मक सोच बढ़ी, महिलाओं की भूमिका धीरे धीरे सिमटने लगी। वैदिक काल में बच्चों का जीवन कैसा था? 8 साल की उम्र होते ही बच्चे को गुरुकुल भेज दिया जाता था। वहां ना कोई स्कूल बस होती थी, ना बैग, ना यूनिफॉर्म, बस एक सरल जीवन और स्ट्रिक्ट डिसिप्लिन। शिक्षा का असली मतलब था जंगल से लकड़ियां बिन कर लाना, गुरु और आश्रम की सेवा करना, मंत्र, वेद, उपनिषद जैसे ग्रंथों को कंठस्थ करना। इसी परंपरा में खुद भगवान श्री कृष्ण भी थे, जिन्होंने गुरु संदीपनी मुनि के आश्रम में शिक्षा ली थी। बेटियां ज्यादातर घर के भीतर ही सीखती थीं, रसोई, पूजा और कलाएं। लेकिन राजघरानों और ब्राह्मण परिवारों में लड़कियां भी उच्च शिक्षा पाती थीं। क्या जाति प्रथा की शुरुआत वैदिक युग से हुई? असल में प्राचीन वैदिक समाज में जो व्यवस्था थी वो कास्ट नहीं, वर्ण व्यवस्था थी, और वो भी कर्म के आधार पर, ना कि जन्म के। यानी कोई ब्राह्मण का बेटा जरूरी नहीं ब्राह्मण बने, अगर वो युद्ध में निपुण है तो क्षत्रिय बन सकता है। महर्षि विश्वामित्र जन्म से क्षत्रिय थे, लेकिन ज्ञान से ब्रह्म ऋषि बने। महर्षि वाल्मीकि जो पहले डाकू थे, ज्ञान से आदिकवि बन गए। लेकिन उत्तर वैदिक काल तक आते आते ये पूरी व्यवस्था बदल गई। अब गुण और कर्म नहीं बल्कि जन्म प्रधान हो गया। जो ब्राह्मण का बेटा है वही ब्राह्मण कहलाएगा, चाहे वो वेद जानता हो या नहीं। इसी ने भारत में सोशल इनइक्वालिटी की नींव डाली। दोस्तों, आज हम जिस संसद और पंचायत की बातें करते हैं उसका बीज वैदिक काल में ही पड़ा था। भारत का सबसे पहला डेमोक्रेसी संसद भवन में नहीं, गांव की चौपाल में था। प्राचीन भारत के हर गांव में एक पंचायत होती थी। राजा को भी गांव में कुछ करना होता तो उसे पहले पंचायत से इजाजत लेनी पड़ती थी। पंचायत में बैठते थे किसान, बढ़ई, चरवाहे, व्यापारी और गांव के बुजुर्ग। हर इंसान का मत मायने रखता था। जब जनपद या स्टेट का सवाल आता था तो वहां 2 इंस्टीट्यूशंस चलती थी, सभा और समिति। सभा में होते थे समाज के ज्ञानी और बुजुर्ग, जिनकी राय राजा के लिए अनिवार्य थी। समिति में होते थे युवा और सैनिक, जो राज्य की समस्याओं पर चर्चा करते थे। राजा को देवता नहीं, जनता का सेवक माना जाता था। लेकिन समय बीतने के साथ जैसे जैसे खेती और स्थायी बस्तियां बढ़ी, समाज में राजनीति नाम की एक नई ताकत उभरने लगी। गांवों के समूह यानी जन मिलकर बड़े जनपद बन गए। बाद में ये जनपद आपस में टकराने लगे और जो ताकतवर निकला वही बन गया महाजनपद। ये समय काल 600 ईसा पूर्व का था, जब मगध जैसे महाजनपद अपनी शक्ति बढ़ा रहे थे। तो अब तक हमने जाना कि वैदिक काल में लोग क्या खाते थे, कैसे रहते थे और उनकी राजनीति कैसी थी। लेकिन एक सवाल अब भी बाकी है, क्या उनके मन में भी भगवान होते थे? प्रारंभिक वैदिक युग में भगवान कोई मूर्ति नहीं थे। लोग प्रकृति को ही देवता मानते थे, जल, वायु, अग्नि। वो मानते थे कि अगर यज्ञ ठीक से होगा तो बारिश आएगी और जीवन सुखी रहेगा। लेकिन उत्तर वैदिक काल में शिव और विष्णु जैसे व्यक्तिगत देवताओं का उदय हुआ। ऋषियों ने उपनिषद लिखे और कहा कि ईश्वर कोई बाहर नहीं, वो हमारे भीतर है। हम आत्मा है और आत्मा अमर है। यही विचार आज सनातन धर्म का आधार बना।